हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल जीरा नॉलेज पे। मैं हूं अमित कुमार। जैसा कि दोस्तों आपको पिछले वीडियो में यानी कि जो थ्योरी की वीडियो थी उसमें आपको बीडी पलुस्कर यानी विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उसके बाद फिर आपका जो है भातखंडे बीएन विष्णु नारायण भातखंडे। तो ये दोनों का जो है हम जीवनी आप लोग को करवा चुके हैं दोस्तों। जितना आपको करवाए हैं ना पंडित विष्णु नारायण और ये आपके पलुस्कर जी का, तो जितना आपको बताए हैं बस उतना ही प्रश्न उनसे पूछा जाता है, क्योंकि जीवनी में आपके सिलेबस में ऐड है कि जो महान संगीतज्ञ हैं उनकी जीवनी को पढ़ना है। तो दोस्तों उनके जीवनी से मैंने जितना भी प्रश्न उसमें बनवाया है आप लोगों से, बस उतना ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर वाले और भातखंडे जी वाले जाके जीवनी वहाँ पे देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे सदारंग और अदारंग के बारे में, क्योंकि सदारंग और अदारंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति थे और इनसे भी प्रश्न जो है वो आपके बनते हैं। तो सदारंग अदारंग के बारे में हम लोग देखते हैं। आइए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं वो सेट। चलिए अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सदारंग अदारंग जी के बारे में हम लोग उनकी जन्म और शिक्षा देखेंगे। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा वो क्या था, कितना था, तो हम लोग उनके बारे में जो है डिटेल हर चीज़ जो है हम लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न जो है जितना पूछने की संभावना है उतना हम लोग क्लियर कर लेंगे प्रमुख व्यक्तियों से। देखिए सदारंग अदारंग जो थे आप जानते हैं कि ये जो थे अब किसके, मोहम्मद शाह के रंगीले के दरबार में ही रहते थे। मोहम्मद शाह को ही रंगीला कहा जाता है। मोहम्मद शाह जो थे वो आपके रंगीला बादशाह के नाम से मशहूर थे। ठीक है, किसको, मोहम्मद शाह जो थे आपके, मोहम्मद शाह, वो उनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, तो उनके दरबार में ये रहते थे कौन, सदारंग अदारंग। चलिए अब आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपका यहाँ है कि बहादुर शाह प्रथम के पौत्र मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के काल में संगीत की दो विलक्षण विभूतियों का परिचय प्राप्त होता है। ठीक है, किनके कारण में, किनके काल में, तो आपके जो ये सदारंग अदारंग जो थे किनके काल में थे, मोहम्मद शाह रंगीले के काल में। तो मोहम्मद शाह रंगीले के ही काल में जो है आपको विभूतियों का परिचय प्राप्त होता है, संगीत की दो विभूतियों का। ठीक है, एक आपके जो थे आपके नियामत खां, जिनका उपनाम जो है आपका सदारंग है। ठीक है, क्लियर, सदारंग। और दूसरा है आपके फिरोज खां, जिनको अदारंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अदारंग। ठीक है, जिनको अदारंग कहा जाता है। और एक हमारे जो थे आपके कौन, नियामत खां, जिनको सदारंग कहा जाता है। तो बिल्कुल यह सब जो है आपको नोट करते चलना है, नोट रखना है। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं होगी। तो चलिए क्लियर है आपका। तो उसमें क्या कह रहा है अब आगे, ख्याल की बहुत सी रचनाओं में सदा रंगीले जो थे, सदा रंगीले यानी कि सदा रंग की बात हो रही है, और मोहम्मद शाह, ऐसा नाम कई बार देखने को आता है। ठीक है, कौन सी रचनाएं में, ख्याल की रचनाओं में। ठीक है, आगे आइए हम लोग देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में नियामत खां के नाम के प्रसिद्ध बिनकार हुए। यानी कि 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, नियामत खां के नाम के प्रसिद्ध जो थे बीनकार हुए थे। ठीक है, बीनकार कब हुए थे, तो 18वीं शताब्दी में। क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था नियामत खां, जिनको की उपनाम है सदारंग। ठीक है, ये अपनी बनाई हुई रचनाओं में उस समय के बादशाह मोहम्मद शाह के नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि उस समय के वो बादशाह थे और वो नाम दे दिए कौन, आपके फिरोज शाह। ठीक है, बादशाह को प्रसन्न करने के लिए ही वे ऐसा किया करते थे, क्योंकि उनका नाम जो है दिया करते थे बादशाह को प्रसन्न करने के लिए। आजकल भी देखते हैं नहीं, वही चीज़ जो है प्रचलित है, जो आपके भोजपुरी हो गए उसमें जो गाते जो हैं आपके लोक गीत जो है लोकल क्षेत्रों में, तो उसमें भी अपने नाम दे देता है, पिया पवन, पिया खेसारी, क्या-क्या। तो ये सब चीज़ है, वो सब जो भी हैं तो वो सब है। देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि नियामत खां अपना उपनाम सदा रंगीले रखकर साथ में बादशाह का नाम भी जोड़ा करते थे। ठीक है, सदा रंगीले को ही सदारंग भी कहा जाता था। जैसे कि आपको मोहम्मद शाह रंगीले जो थे आपके, तो उनका उपनाम सदारंग था, तो वो बादशाह का नाम लगाया करते थे सदा रंगीले। ठीक है, सदा रंगीले, तो उनको सदारंग भी कहा जाता था। देखिए नियामत खां सदारंग के खानदान के बारे में बताया जाता है कि ये तानसेन की पुत्री के खानदान में 10वें व्यक्ति थे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग नहीं जाइएगा इधर-उधर हिंदू मुस्लिम वाली बातों पे। होता था वहाँ पहले के ज़माने में, ऐसा होता था कि कन्वर्ट हो जाते थे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो खानदान उसके, वैसे आप अगर तानसेन की बात करें तो तानसेन का जो बचपन का जो नाम था वो आपका था क्या, रामतनु पांडे, रामतनु
रामतनु पांडे। ठीक है, ये उनके बचपन का नाम था। और उनके पिता का क्या नाम था? शायद मेरे ख्याल से मकरंद पांडे नाम था उनका पिता का। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पे तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो उनके खानदान की जो सदारंग और अदारंग यानी नियामत खां और आपके फिरोज खां जो हैं, ये तानसेन के क्या बताए जाते हैं? तानसेन के पुत्री के खानदान के, यानी उनकी जो पुत्री थे उनके खानदान के। यानी कि वहाँ से जो है दोस्तों कन्वर्ट होके आया है, ठीक है? वहाँ पहले होता था, कोई बात नहीं। इनके पिता का नाम लाल खां सानी और बाबा का नाम खुशहाल खां था। ठीक है, खुशहाल खां था। आगे क्या कह रहा है कि सदारंग के ख्यालों में विशेष रूप से श्रृंगार पाया जाता है। कहा जाता है कि सदारंग ने स्वयं अपनी रचनाएं महफिलों में नहीं गाई। क्यों नहीं गाई? क्योंकि उनका कहना था कि खुद अपने लिए या अपने खानदान के लिए उन्हें रचनाएं ये नहीं है, ठीक है? बल्कि यह जो है बादशाह सलामत को खुश करने के लिए जो है रचना बनाई गई थी, ठीक है? इसीलिए वो कहीं सुनाया नहीं करते थे, ठीक है? इस तरह जो है रचनाएं समाज में फैल गई। उनकी जो है रचनाएं खुश करने के लिए उद्देश्य से ही उनकी रचनाएं जो है की गई थी और इस तरह उनकी रचनाएं जो है समाज में फैल गई और ख्याल गायक व गायिकाओं को इनकी रचनाएं जो है सुनी और अपनाई। तो किस तरह से फैल गई? वो खुश करने के लिए जो बनाते थे ना, तो उसको क्या करते थे बादशाह सलामत के पास जो है वो पेश करते थे और जब पेश करते थे, तो उसमें से कोई ना कोई तो भाई आप जब पेश कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो वहाँ पे बैठा हुआ है ही, तो वहाँ पे सुन के वो इस तरह से क्या हुआ? फैल गया। अब आइए देखिए कि सदारंग के साथ-साथ कुछ रचनाओं में अदारंग का भी नाम आता है। तो सदारंग और अदारंग जो है वो बिल्कुल किनके दरबार में थे आपके? तो मोहम्मद शाह रंगीले के ही दरबार में रहते थे। देखिए, इसमें क्या है कि इस बारे में जो है कहा जाता है कि आपको क्या कहा जाता है कि नियामत खां के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था फिरोज खां और भूपत खां, यानी नियामत खां के पुत्र। यानी यहाँ से इस बात से पता चलता है कि कौन? नियामत खां के पुत्र जो थे आपके सदारंग के पुत्र जो थे वो अदारंग थे, ठीक है? तो फिरोज खां ही का ही उपनाम अदारंग है और भूपत खां जो थे वो आपका उनका जो उपनाम था वो महारंग। यानी कि भूपत खां जो थे वो महारंग थे। भूपत खां और फिरोज खां दोनों जो थे आपके कौन? सदारंग के बेटे थे, यानी कि नियामत खां के बेटे थे, ठीक है? इस प्रकार पिता के साथ-साथ दोनों जो हैं पुत्र भी संगीतज्ञ में अपना नाम जो है अमर कर गए हैं। अब आइए उनके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना था, लेकिन यहाँ भैया आपका जो ओमकारनाथ ठाकुर जी हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा खास ही पढ़ना है, ठीक है? देखिए, इनकी जन्म और शिक्षा देखते हैं पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की। देखिए, संगीत मार्तंड पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म जो है आपके 24 जून 1897 ईस्वी को गुजरात प्रांत में बड़ौदा के जहाज नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है? उनके अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था ओमकारनाथ ठाकुर का, तो 24 जून 1897 याद हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा के जहाज नामक ग्राम में, ठीक है? इनके पिता का नाम जो था वो गौरीशंकर ठाकुर था। क्या इनका नाम था? गौरीशंकर ठाकुर था, जो कि प्रणव यानी ओम के परम उपासक थे, ठीक है? अतः उन्होंने अपने इस पुत्र का नाम ओमकारनाथ ठाकुर रखा। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उनके पिता जो थे ओम के उपासक थे, यानी शिव के उपासक थे, प्रणव के उपासक थे, तो इनका क्या हुआ? आपका ओमकारनाथ नाम रखा गया, ठीक है? देश-विदेश में जो है आपके भारतीय भारतीय संगीत की कीर्ति फैलाने वाले संगीत मार्तंड की जो उपाधि जो मिली थी, इन्हीं को मिली थी। ओमकारनाथ ठाकुर का महान व्यक्तित्व था। 6-7 वर्षों तक संगीत शिक्षा लेने के बाद पंडित विष्णु दिगंबर जी ने ओमकारनाथ को वर्ष 1917 में गंधर्व महाविद्यालय का प्राचार्य बनाकर भेज दिया था, ठीक है? 1917 में नहीं दोस्तों, मेरे ख्याल से ये 1916 में भेजा गया था लाहौर में, ठीक है? मेरे ख्याल से 1916 ही होगा। आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि 1916 में ही भेजा गया था ना, गंधर्व विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल बना के लाहौर में ओमकारनाथ ठाकुर को पलुस्कर जी के द्वारा। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, तो ये 1916 की बात हो गई, 17 यहाँ पे दे रहा है। प्राचार्य बनाकर भेजा, जहाँ ओमकारनाथ ने बड़ी तत्परता से अपना दायित्व निभाया और गायन के साथ-साथ जो है व्याख्यान देने की कला भी तथा वाग्यकर के रूप में। देखिए, वाग्यकर किसको कहा जाता है? आप तो जानते होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे। जो देखिए गद्य और पद दोनों की रचना जो करता है वो वही ना वाग्यकर कहलाता है। तो उसे वाग्यकर कहते हैं। देखिए, नेपाल नरेश ने ओमकारनाथ के
गायन से इतना प्रभावित हुए कि ओमकार नाथ को 3 बार अपने यहाँ आने के लिए सम्मानपूर्वक बुलाया। दोस्तों मेरे ख़्याल से ये 4 बार बुलाया गया था, ठीक है? मेरे ख़्याल से जो है कितना बार बुलाया गया था? 4 बार बुलाया गया था मेरे ख़्याल से, लेकिन यहाँ 3 दे रहा है, बुलाया, ठीक है? उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि नेपाल नरेश के अतिरिक्त ओमकार नाथ ने इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों की भी यात्रा की और जहाँ वो जाकर वहाँ जो गए वहाँ तो भारतीय संगीत का जो है मस्तक ऊँचा किया। जहाँ-जहाँ वो गए ऊँचा किए हैं, ठीक है? 1952 ईस्वी में ओमकार नाथ ठाकुर को आपको कहाँ भेजा गया? अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान भेजा गया 1952 ईस्वी में, ठीक है? चलिए थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा क्या-क्या हो जाता है? 1952 ईस्वी में ओमकार नाथ ठाकुर को जो है कहाँ भेजा गया था? अफ़गानिस्तान भेजा गया था और 1953 में शायद वो फ्रांस गए थे। तो ये इस तरह की बातें कही जाती है, भेजे गए और ओमकार नाथ ठाकुर ने भारतीय सांस्कृतिक मंडल का जो है नेतृत्व किया था। कब? 1952 ईस्वी में ओमकार नाथ ठाकुर ने संगीत संबंधी उच्च श्रेणी कक्षाओं के लिए यह ग्रंथ लिखी है, जिसमें कौन-कौन सी ग्रंथ शामिल है? याद रखिएगा, प्रणव भारती, संगीतांजलि जो है यह जो है आपका मेन है और यही पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रणव भारती के लेखक कौन है या फिर प्रणव भारती जो है किनकी कृति है, तो क्या बताना है? आपको ओमकार नाथ ठाकुर बताना है और आपका ये जो है आपका संगीतांजलि, संगीतांजलि किनकी कृति है? तो ये आपके हो जाएँगे ओमकार नाथ ठाकुर की कृति है, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं ओमकार नाथ ठाकुर का संबंध जो है दोस्तों वो बात करते हैं तो वो ग्वालियर घराने से इनका संबंध है, ठीक है? इन्होंने अपनी रचनाओं में अपना उपनाम प्रणव रंग रखा है। आपसे अगर पूछे कि आपके जो ओमकार नाथ ठाकुर जो हैं उनका जो उपनाम क्या है? तो प्रणव रंग है, ठीक है? क्या है उनका उपनाम? प्रणव रंग है। क्लियर? प्रणव रंग इनका उपनाम है। चलिए, अब आगे देखते हैं कि एचएमवी ने इसके अनेक डिस्क रिकॉर्ड किए। एचएमवी ने इसके अनेक डिस्क जो है रिकॉर्ड किए जो आज भी आकाशवाणी में प्रसारित होते हैं। यानी कि इनकी रिकॉर्डिंग भी है जो दोस्तों आप लोग सुन सकते हैं, ये आकाशवाणी में आज भी जो है प्रसारित होती है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इनके सम्मान और पुरस्कार की, क्योंकि बहुत ही विशेष है। आपके ऊपर में 2-3 प्रश्न बन चुके हैं। 2-3 में से कहाँ से आपको कौन-सा प्रश्न पूछ देगा ये आप भी नहीं जानते हैं और ये बोर्ड के अलावा कोई नहीं जानता है, ठीक है? तो इसलिए हम सारे प्रश्नों को रिवीजन करके चलेंगे और सारे प्रश्न जैसे आपको बता रहे हैं कि जो प्रश्न आपको रटना है उसको आपको याद कर ही लेना है, ठीक है? चलिए बात रह गई सम्मान और पुरस्कार की, तो वर्ष 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने ओमकार नाथ ठाकुर को पद्म श्री की उपाधि दी। कब दी? तो याद रखिएगा 1955 ईस्वी में ओमकार नाथ ठाकुर को पद्म श्री की उपाधि मिली भारत सरकार के द्वारा, ठीक है? वर्ष 1940 में राजकीय सांस्कृतिक महाविद्यालय कलकत्ता द्वारा ओमकार नाथ ठाकुर को संगीत मार्तंड, यानी कि संगीत मार्तंड की उपाधि किसके द्वारा मिला? संगीत मार्तंड की उपाधि, तो ये आपको बताना है कि कलकत्ता राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कलकत्ता के द्वारा संगीत मार्तंड की उपाधि दी गई, ठीक है? संगीत मार्तंड की उपाधि दी गई, मार्तंड की उपाधि दी गई, ठीक है? क्लियर? अब आगे बढ़िए की उपाधि प्रदान की गई। वर्ष 1943 में विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय काशी के द्वारा ओमकार नाथ ठाकुर को संगीत सम्राट, यानी कि काशी जो है, काशी आपके काशी विशुद्ध संस्कृत विद्यालय जो है महाविद्यालय काशी के द्वारा ओमकार नाथ ठाकुर को संगीत सम्राट की उपाधि दी गई और आपके संगीत मार्तंड की उपाधि उसको दी गई। तो चलिए यह बात जो है आपकी क्लियर हो गई कि संगीत मार्तंड की उपाधि किसने दी? तो संगीत मार्तंड की उपाधि मिली आपको राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कलकत्ता के द्वारा और संगीत सम्राट की जो उपाधि मिली वो कहाँ मिली? काशी के द्वारा, संस्कृत महाविद्यालय काशी के द्वारा आपके संगीत सम्राट की उपाधि दी गई, ठीक है? 1943 ईस्वी में और 1940 ईस्वी में कलकत्ता के द्वारा और 1943 ईस्वी में संगीत संगीत सम्राट की उपाधि संस्कृत महाविद्यालय काशी के द्वारा, ठीक है? देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ष 1905 में काशी हिंदू महाविद्यालय में श्री कला संगीत भारती के नाम से, देखिए श्री कला संगीत भारती के नाम से संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ? आपके बनारस, यानी कि जो काशी हिंदू महाविद्यालय है वहाँ क्या हुई? श्री कला संगीत भारती नाम से संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई और ओमकार नाथ ठाकुर को इसका अध्यक्ष पद सौंपा गया, यानी कि इसको अध्यक्ष बनाया गया।
ओमकार नाथ ठाकुर ने यहाँ पर अनेक शिष्यों को तैयार किए। ठीक है, इनका संबंध दोस्तों यहाँ पे कितने प्रश्न बन गए आपके, इसमें बहुत सारे प्रश्न बने। चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि संगीत मार्तंड की उपाधि किसने दी और संगीत मार्तंड की उपाधि कब मिली। और उसके बाद फिर आपको है ओमकार नाथ ठाकुर जो है आपके कि संगीत सम्राट की उपाधि किसने दी और संगीत सम्राट की उपाधि कब मिली। ठीक है, तो इतना सब जो है फटाफट, और इनका उपनाम क्या था, और उसके बाद फिर इनकी जो प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो है आपका इनका प्रमुख जो है वो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। चलिए अगला जो हम व्यक्ति हैं वो है हमारे उस्ताद फैयाज खां। उस्ताद फैयाज खां आफ्ताबे मौसी। ठीक है, इनको उपनाम दिया गया है आफ्ताबे मौसी। चलिए जन्म और शिक्षा इनका देखते हैं। देखिए उस्ताद फैयाज खां का जन्म 1886 ईस्वी में आगरा के पास सिकंदरा नामक स्थान पर अपने नाना के घर में हुआ था। ठीक है, 1886। आपसे प्रश्न अगर पूछे कि उस्ताद फैयाज खां का जन्म कब हुआ था, तो 1886 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ, तो आगरा के सिकंदर नामक स्थान पे। तो इसको क्लियर करना है। आगे देखते हैं, इनके पिताजी सफदर हुसैन फैयाज खां जन्म, इनके पिता का नाम पहले आप लोग देख लीजिए क्या था, सफदर हुसैन। ठीक है, इनके पिताजी का नाम सफदर हुसैन। देखिए अब क्या कह रहा है, फैयाज खान जन्म से 3-4 महीने पहले ही जन्नत नसी हो गए। यानी कि फैयाज खां, ये आपके सफदर खां थे, फैयाज खां के जो जन्म से हैं वो कुछ दिन पहले ही जो है आपके जन्नत नसी हो गए। मतलब कहने का मतलब उनका जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि उस्ताद फैयाज खां का जब जन्म नहीं हुआ था, जन्म होने के 4-5 महीना पहले ही सफदर हुसैन जो थे वो उनका मृत्यु हो चुका था। ठीक है, अतः फैयाज खां जो है नाना, फैयाज खां नाना गुलाम अब्बास, यानी उनके नाना का जो नाम था क्या था, नाना का नाम गुलाम अब्बास खां साहब जो थे, इनके जो है पालन पोषण किए। उनके नाना का नाम था गुलाम अब्बास खां। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, क्योंकि लालन पालन वो वहाँ पे वही किए थे, उनके नाना किए थे। सफदर हुसैन की तो वो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो जन्नत नसी हो गए थे, यानी कि कहने का मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके नाना का नाम क्या था, गुलाम अब्बास खां। चलिए आगे क्या कह रहा है कि साहब ने इनका पालन पोषण किया। वर्ष 1911 में फैयाज खां को आफ्ताबे मौसी की उपाधि मिली। ठीक है, आफ्ताबे मौसी की उपाधि कब मिली, तो आपको बताना है वर्ष 1911 ईस्वी में। ठीक है, और आफ्ताबे मौसी की उपाधि किनको दी गई थी, तो किनको दी गई थी, तो वो आपके थे फैयाज खां। ठीक है, कौन थे, फैयाज खां। यह जो लाइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। वर्ष 1911 ईस्वी में फैयाज खां को आफ्ताबे मौसी की उपाधि मिली थी। ठीक है, आफ्ताबे मौसी की। चलिए इसके बाद हम क्या देखते हैं, तत्पश्चात ये बड़ौदा के दरबारी गायक नियुक्त हो गए। बड़ौदा के दरबारी गायक नियुक्त हुए, और जहां फैयाज खां को ज्ञान रत्न की उपाधि मिली। तो पूछा जाएगा कि ज्ञान रत्न की उपाधि फैयाज खां को कहाँ मिली, तो वो आपके कहाँ हो जाएंगे, बड़ौदा के दरबार में। ठीक है, बड़ौदा के दरबार में उनको ज्ञान रत्न की उपाधि मिली, और उन्हीं को जो है आफ्ताबे मौसी की भी उपाधि मिली। कब, तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों क्लियर करते ही चलना है, क्योंकि क्लियर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, प्रश्न आएंगे लेकिन छूट जाएंगे। तो इससे बढ़िया है हम लोग को प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उस्ताद फैयाज खां जो है आपके वो क्या है, ध्रुपद तथा ख्याल शैली के श्रेष्ठतम गायक थे। कौन, आपके उस्ताद फैयाज खां। श्रोताओं से आग्रह से ये कभी कभी गजल भी बड़ी खूबी के साथ जो है पेश करते थे। कौन, उस्ताद फैयाज खां। यानी श्रोता लोग जब गजल का जो फरमाइश जो था वो करते थे, तो ये गजल भी बड़ी जो है खूबसूरती से यानी कि पेश करते थे। ये ठुमरी, ये जो है आपके क्या बोलते हैं, ठुमरी भी लाजवाब तरीके से गाते थे। ठुमरी जो है ये आपके लाजवाब तरीके से गाते थे। और फैयाज खां आगरा घराने के प्रतिष्ठित जो थे गायक थे। कौन से घराने, याद रखना है, आगरा घराना। ठीक है, फैयाज खां का घराना कौन सा था, आगरा घराना में ये क्या करते थे, आगरा घराना में ये गायक थे, और वहीं में क्या थे, प्रसिद्ध हुए। अपनी देखिए रचनाओं में फैयाज खां ने अपना उपनाम प्रेम पिया रखा। बिल्कुल क्लियर, यह सब याद रखिए। फैयाज खां का उपनाम क्या, प्रेम पिया। ठीक है, फैयाज खां का उपनाम प्रेम पिया। और इनको आफ्ताबे मौसी की बात करें तो वो उसका उपनाम ये
उपनाम नहीं था, वो उनको उपाधि मिला था। ठीक है, उपाधि और उपनाम जो है दोस्तों, ये अपने गज़लों में या फिर अपने गायकी में ये जो है आपके उपनाम दिया करते थे अपना प्रेम पिया, लेकिन वो आफ्ताब मौसी उनको उपाधि मिली थी। देखिए अब क्या कह रहा है कि नोम तोम के आलाप की सिद्धि प्राप्त थी इनको, यानी कि नोम तोम के आलाप में माहिर थे। फैयाज खां का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, इनकी आवाज़ सुरीली, बुलंद और भरावदारी थी। यानी कि कहते हैं ना कि बेस, आज के युग में आज के दौर में जिसे कहते हैं कि बेस बेस होना चाहिए आवाज में, तो वो सब जो है बिल्कुल बेस जो है वो आपका क्लियर था उनका। तो स्वरों पर अस्थिर हो जाना, यानी कि एक ही स्वर पे जो है वो अस्थिर हो जाते थे, और इनके गायन की प्रमुख विशेषता थी वही, जो एक एक स्वर पे जो ये आपके अस्थिर हो जाते थे ना, यही उनकी गायन की जो थी प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, प्रमुख विशेषता थी कि एक स्वर पे स्थिर हो जाना। तो इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखिए शिष्य परंपरा जो है आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, शिष्य परंपरा। तो शिष्य परंपरा की हम बात करें तो ये आपके उस्ताद जी शिष्य परंपरा जो है बहुत विशाल है। इसमें कुछ नाम इस प्रकार है, देखिए दिलीप चंद्र बेदी, किनके शिष्यों की बात हो रही है। अगर आपसे पूछे गुरु शिष्य का प्रश्न, इसमें जो है आपका बन सकता है। ठीक है, गुरु शिष्य का, तो आपको इतना जो है आपको पूरा का पूरा बिल्कुल याद रखना है। तो बात कर ले इसमें कौन कौन सा है, तो दिलीप चंद्र बेदी, उस्ताद जिया हुसैन, अजमल हुसैन, श्री कृष्णा, और आपके ये क्या हो गए, रातंजकर यादी, ये सब जो है इत्यादि, यानी कि बहुत सारे इन्होंने शिष्य बनाए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, पंडित भीमसेन जोशी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोग नहीं देखिएगा थ्योरी तो बिल्कुल आपका कहीं से भी जो है ऑब्जेक्टिव जो है बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। जब आप लोग थ्योरी पूरी तरह से जब देख लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है आपके ऑटोमेटिक वहाँ से बनते ही रहेंगे। देखिए भीमसेन जोशी के बारे में जानते हैं कि भीमसेन जोशी जो है आपके वो एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक हुए थे भारत में। तो देखिए पंडित, इनकी जन्म शिक्षा, पंडित भीमसेन जोशी का जन्म जो है दोस्तों आपको कब हुआ था, 14 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, 14 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। रथ सप्तमी को हुआ था। कब, जब रथ रथ सप्तमी थी ना, तो उसी दिन इनकी जन्म हुई थी। ठीक है, इनके पिता श्री श्री गुरुनाथ जोशी, इनके पिताजी का क्या नाम था, जन्म पहले हम लोग देख लेते हैं, 14 फरवरी 1922, और पिताजी का नाम था गुरुनाथ जोशी। अगर प्रश्न बने आपसे कि पंडित भीमसेन जोशी के पिता का क्या नाम था, तो गुरुनाथ जोशी इनका नाम था। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उनके उनके जो हैं आंसू बह निकले, कंठ भर आए, और मधुर उनके मुंह से निकला नारायण, और आपके दिन के तीसरे दिन ही आपका जन्म हुआ। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों तीसरे दिन ही उनका जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे और आगे आइए कौन सा पॉइंट बन रहा है, जो पॉइंट मुख्य होगा वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। उसके बाद फिर देखिए, पिता ने 3 माह बाद पुत्र का मुंह देखा, यानी 3 महीने के बाद उन्होंने मुंह देखा उनका। ठीक है, उन्होंने उसी समय समझ लिया कि वह एक बड़ा संगीतज्ञ होगा। पंडित भीमसेन जोशी का सबसे पहले रामाय रामभद्राय सिखाया गया। क्या सिखाया गया, रामाय रामभद्राय। ठीक है, आपको इतना ये जो है ये सब जो भी हम नोट लगा रहे हैं इसको आपको याद रखना है। इसमें जो क्या हुआ, इनसे इनकी उन्नति होने लगी, यानी कि उनको पहले क्या सिखाया गया, रामाय रामभद्राय। ठीक है, भीमसेन जोशी घर के पास ही बहने वाली नदी, मस्जिद में होने वाली प्रार्थना तथा वाद्यों की आवाज के प्रति आकर्षित होते थे और घर से निकल पड़ते थे। इनकी हारमोनियम की शिक्षा जो है 10 वर्ष की आयु में अगसक अनचंपा या फिर द्वारा जो है राग भीम पलासी से शुरू हुई। किनकी, तो राग भीम पलासी से ही इनकी जो है वो शुरू हुई। उसके बाद फिर है इनका कि राम भाऊ कुंदगोलकर और सवाई गंधर्व के संपर्क में भीमसेन को संतोष मिला और संगीत की उच्च शिक्षा इन्हीं से ग्रहण की। ठीक है, अब आगे है कि पंडित भीमसेन जोशी जी किराना घराने से संबंधित थे। तो इनका संबंध अगर पूछे कि कौन सा घराना, तो संबंध बताना है भीमसेन जोशी का किराना घराना। ठीक है, और यह किराने घराने के एक सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में माने जाते थे। बुलंद आवाज, स्वर का जो है आपको स्वर का सच्चा लगाव, राग विस्तार, तान में जो है विविधता और अद्भुत शुद्ध जो है सुर सौंदर्य इनके गायन की प्रमुख विशेषताएं हैं।
ठीक है। इनकी विशेषताओं के बल पर ही पंडित भीमसेन जी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय और श्रेष्ठ गायक सिद्ध हुए। तो ठीक है, अब देखिए वो जो है अपने इनका सम्मान की बात करें तो 1972 ईस्वी में पंडित भीमसेन जोशी को जो है भीमसेन जोशी को पद्मश्री अलंकार से सम्मानित किया। पद्मश्री अलंकार, ठीक है, भीमसेन जोशी को। तो उसके बाद फिर है कि वर्ष 2008 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भी आपको नोट रखना है, 2008 ईस्वी में भारत रत्न मिला। वैसे तो जब भी हम इनका नाम आता है तो चर्च कर ही देते हैं। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पे कि पंडित भीमसेन जोशी के शिष्यों में आपको बात करें तो शिष्य इनके कौन कौन थे, तो शिष्यों में अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके शिष्य की जो परंपरा रही है वो आपकी रही है पंडित भीमसेन जोशी के प्रमुख शिष्यों में श्रीनिवास जोशी जो कि उनके पुत्र थे, ठीक है, और जयतीर्थ मेवुंडी आपका, फिर माधवागुडी, उसके बाद फिर श्रीपति पाडेकर, उसके बाद फिर श्रीकांत देश पांडे और आनंद भाटे, आशुतोष भारद्वाज आदि जो हैं इनके शिष्यों में शामिल हैं, ठीक है। तो इनके शिष्यों में ये शामिल है। अब देखिए संगीत पद्धति यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। संगीत पद्धति में क्या कहना है कि भारतीय संगीत के क्षेत्र में स्वर लिपि पद्धति के जन्म से नई क्रांति का जो है आपको सूत्रपात हुआ है, ठीक है। आधुनिक काल में संगीत का जिस प्रकार प्रचार प्रसार हो रहा है उसका एकमात्र कारण है कि स्वर लिपि मूलक संगीत शिक्षा की व्यवस्था, जिसमें कि एक आपका स्वर हो गया, इसीलिए यानी कि उसमें क्या है, एक स्वर आपकी लिपि हो गई, तो इसीलिए उसका जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। आपके देखिए प्राचीन काल से मध्य काल तक मुख्य रूप से गुरु शिष्य की परंपरा जो है रही है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि द्वारा गुरु के जो है आपके सम्मुख शिक्षा दी जाती थी, यानी कि गुरु के द्वारा ही सम्मुख शिक्षा दी जाती थी। और इस समय जो है आपके स्वर लिपि पद्धति का चलन न होने से शिक्षण पद्धति में सभी कुछ जो है कंठस्थ करना होता था, यानी कि वहाँ जो है इस समय, यानी कि उस समय की बात कर रहे थे, वहाँ सब कुछ कंठस्थ करना होता था, क्योंकि उस समय कोई स्वर लिपि थी नहीं तो लिखा नहीं जा सकता था। मौलिक रूप से संगीत शिक्षण दिया जाता था, यानी कि वहाँ मौलिक रूप से होता था। अब देखिए मध्यकाल के पश्चात आधुनिक काल में पूर्वांध में प्रसिद्ध संगीतज्ञ जैसे कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के प्रयासों द्वारा स्वर लिपि पद्धति का जो है जन्म हुआ। यानी कि जन्म किनके द्वारा हुआ, तो ये आपके हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा, ठीक है। ये दोनों जो है स्वर लिपि बनाए, ठीक है, जिससे संगीत शिक्षण अत्यंत जो है वो आपके सुविधाजनक हो गया और स्वर लिपि के आधार पर ही संगीत की शिक्षा अधिक वैज्ञानिक हो गई। आगे है कि स्वर लिपि पद्धति के द्वारा गीत के विभिन्न अंग जैसे कि अंग, अस्थाई, अंतरा आदि प्रत्येक अवयवों में स्वर का प्रयोग होता था तथा स्वरों के विश्रांति के स्थानों को भी विद्यार्थी भली भांति समझ लेते थे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि वो है आपके प्रयोगात्मक दृष्टि से अगर स्वर लिपि का आश्रय न लेते हुए संगीत शिक्षण किया जाता है तब उसमें अधिक समय की आवश्यकता होती है और साथ में इस विषमता से गायन व वादन मनोवैज्ञानिक को भी हरास होने लगता है। चलिए अब इसमें जो देखिए इनकी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो जो है आपकी स्वर लिपि जो बनी है, दो, एक है आपकी बीडी पलुस्कर की और एक है बीएन भातखंडे की। तो ये आपके पलुस्कर और भातखंडे जी ने जो है स्वर लिपि बनाई है, तो यही आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और टेलीग्राम पे आप लोग जो है अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यह सारा जो है पीडीएफ आपको हम वहीं टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे देख लीजिएगा यह सारा पीडीएफ, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पे भी आइए, देखिए ये टोटल जो है आपको सारा पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, मुझे वैसे आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करते हैं अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए फटाफट कि सेशन आपका कैसा लगा है। और चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सेशन को लाइक करना नहीं भूलें।